हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स जो है, जो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है आपका सीबीएसई का सिलेबस की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों से आपका 40 मार्क्स के आने हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स से भी 40 मार्क्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी 40 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। सो अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th इकोनॉमिक्स, 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हमारा YouTube पे अभ्यास एजुकेशन हब के नाम से चैनल है, प्लीज जाके वहां पे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा अभ्यास एजुकेशन हब कवर्धा के नाम से, वहां जाके प्लीज ट्राई टू फॉलो अस। चलो स्टार्ट करते हैं। So what is basic concept of macroeconomics? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कहां से, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डील करते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए 11th में आपने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, और इस इमेज से देख के आप समझ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज डीलिंग विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मतलब इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम कौन करता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, एक प्रोडक्ट का प्राइस, या एक फर्म का प्रोडक्शन क्या है ना, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सब कौन करता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स करता था। इस इमेज से आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हम स्कैन किसको कर रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल को। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक एक इंडिविजुअल को आप समझ लो कि वो इकोनॉमी का वेरिएबल है ना। जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं, होल वर्ल्ड को कवर करने की बात करते हैं। ये वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे एक इकोनॉमी से है। तो जब हम इकोनॉमी को दूर से देखते हैं, वेरिएबल्स को दूर से देखते हैं, एक एक के बारे में बात नहीं करते, हम जब सभी की बात करते हैं तब वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमी। सो मैक्रो इकोनॉमिक इज कह सकते हैं डीलिंग विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक वेरिएबल एज अ होल। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो है आदमी, ये पूरी तरीके से कवर किसको कर रहा है, वर्ल्ड को। तो जब हम दूर से देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और डिटेल में आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आया कहां से और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो थोड़ा सा तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे आया, किसने लेके आया, इस कंसेप्ट को डेवलप कैसे किया गया। उसके बाद हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होते हैं आगे जाके। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। आपने इसके बारे में कभी ना कभी सुना होगा, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी। सारी चीजें जो होता है, कोई भी चीजें इकोनॉमी में सस्ता हो जाता है, कोई भी चीजें बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि चीजें सस्ता हो जाता है, ये तो अच्छी बात है सर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आप एक इंडिविजुअल के लिए वो हो सकता है कि अच्छी बात है कि आपको चीजें सस्ता मिल रहा है, लेकिन एक इकोनॉमी लेवल पे देखोगे तो वो बहुत बुरा सिनारियो होता है, क्योंकि इकोनॉमी जब ठप हो जाएगा, आपकी चीजें सस्ता मिलने लग जाएगा, है ना। आपका बोल सकते हैं कि आपका एक्सपोर्ट जो है वो बंद हो जाएगा, लोग आपसे सामान खरीदेंगे तो उनको सस्ते में मिलेगा। तो इकोनॉमी लेवल पे अगर देखा जाए तो वो अच्छी चीजें नहीं है। तो अगर अमेरिका की बात करते हैं, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिसके बारे में आप कभी कभी सुने होंगे। लेकिन ये आया कैसे और इसका प्रभाव क्या हो, उसको आगे जाकर हम लोग देखते हैं। देखिए, यूएस स्टॉक प्राइस इंक्रीज ड्यू टू हाई डिमांड एंड मास प्रोडक्शन। अब ये जो डिप्रेशन आया था उसका पहला जो स्टेप है वो स्टार्ट होता है यहां से कि यूएस का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। क्यों इंक्रीज हुआ था, हाई डिमांड और मास प्रोडक्शन कारण, क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया था, लिविंग स्टैंडर्ड। तो लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, तो होगा क्या, सप्लाई कम होगा। अब लोगों को सभी को खरीदना है, तो प्रोडक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सेम रेशियो तो नहीं बढ़ाया जा सकता, हालांकि हमने प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया। अब प्रोडक्शन को बढ़ाए, जरूर बढ़ाए, लेकिन इसके साथ होने क्या लगे, चीजें बहुत ज्यादा महंगा होने लगे। अब महंगा होने लग गया और साथ ही साथ स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का जो आप समझते हो किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हाइक करने लग गया। क्यों हाइक कर रहा था, क्या हो रहा था, ये किसी को नहीं पता था। बस हो क्या रहा था, स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा था यूएस स्टॉक मार्केट में। तो प्राइस ऑफ स्टॉक गेट ओवर वैल्यूड,
अगर मैं बोलूंगा जैसे मान लो एग्जांपल के कि अभी किसी एक इंडियन स्टॉक का प्राइस मान लो, एक रिलायंस कंपनी का स्टॉक प्राइस मान लो एग्जांपल के 1000 में है, ठीक है, चलो 1000 से 1200 चला गया, 1500 चला गया, है ना। लेकिन अगर ये अचानक चला गया सीधा सीधा बात 1000 के जगह 10,000 चला गया, तो 10,000 चला गया, तो आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है। वही चीज अभी आप इंडियन इकोनॉमी में देखोगे, हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया तो अडानी के शेयर क्या हुआ, बहुत ज्यादा फॉल हुए, जो बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, यूएस स्टॉक मार्केट का प्राइस क्या हो गया था, ओवरवैल्यूड था। और इसके कारण ड्यू टू दिस ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी गोज डाउन, प्रोडक्शन रिड्यूसेस एंड इट इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, क्योंकि शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ रहा था, जरूर बढ़ रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं था, लोग सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में लालच में क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को खरीद रहे। इससे क्या प्रभाव पड़ा कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ हो गया वो रुक गया, डाउन हो गया। इकोनॉमी में ग्रो जो बोल सकते हैं, जो हमारा इकोनॉमी जो बढ़ना चाहिए वो एक्चुअली में क्या होने लग गया, गिरने लग गया। क्यों? क्योंकि वहां प्रोडक्शन की वजह से प्राइस बस बढ़ रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आप कागज में बोले जा रहे हैं हमारा इंडिया का 1 रुपया जो है यूएस का 50 रुपए के बाद ये $50 के बराबर है। ये आपके बोलने से नहीं होता, ये तो आप बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही हुआ कि इकोनॉमी गोज डाउन, उसके साथ साथ लोग प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होने लगा। अब प्रोडक्शन क्यों रिड्यूस हुआ भाई, लोग जब फंडिंग ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहां से होगा। तो स्टॉक में मार्केट में प्राइस जरूर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। प्रोडक्शन डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि फंडिंग जो हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इट इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, जब किसी फर्म को फंडिंग नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो अपने एम्प्लॉय को, अपने लेबर को रख के क्या करेगा, वो क्या करने लग गए, अपने एम्प्लॉय को या अपने लेबर को निकालने लग गए। और इसका एक प्रभाव क्या पड़ा, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आया। अब अनएम्प्लॉयमेंट आने से आगे क्या समझ में आता है वो देखते हैं कि स्टिल पीपल आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट व्हिच डू नॉट जस्टिफाई प्राइस। उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाई जा रहे हैं। क्यों? ताकि उनको रिटर्न मिले, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे कि 29 अक्टूबर 1929 को हुआ ये, द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड एंड डिक्लेयर्ड ब्लैक थर्सडे, ठीक है। तो यूएस के स्टॉक मार्केट इसके चलते पूरी तरीके से क्रैश हो गया। कब क्रैश हुआ? 19 अक्टूबर 1929 को। और वो जो क्रैश हुआ तो उस दिन इतना भारी मात्रा में, मतलब जो स्टॉक का प्राइस जो गिरा, इतना प्राइस गिरा, तो उसको हम लोग क्या डिक्लेयर कर दिए, ब्लैक थर्सडे। उस दिन थर्सडे था, ठीक है, तो हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, ब्लैक थर्सडे। और एक एग्जांपल तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे यूएस स्टील शेयर का प्राइस जो था वो $250 से सीधा $25 में आ गया। अब आप समझ सकते हो कि कैसे डाउनफॉल हुआ, इतना डाउनफॉल $250 से सीधे $25 में। अब इसका इफेक्ट पब्लिक का है, क्या प्रभाव पड़ा वो पब्लिक के, भाई जो आदमी 250 रुपए का शेयर लेके बैठा हुआ है, वो उसको आज आप बोलोगे कि भाई 1 सेकंड में, 1 दिन में आपका जो प्राइस है वो 25 रुपए हो गया। तो इससे क्या हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस हुआ। लॉस होने के साथ साथ इसमें ये भी हुआ कि लोगों का भरोसा क्या हो गया, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ऑफ यूएसए से पूरी तरीके से उठ गया ना। पीपल ने क्या किया इसके बाद, पीपल स्टॉप इन्वेस्टिंग, भाई भरोसा उठ गया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना क्या कर दिया, कम कर दिया। कट डाउन देयर एक्सपेंसेस, वो अपने खर्चा को कम करने लगे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, पूरी तरीके से मार्केट क्रैश हो चुका है, लोगों के पास खरीदने के लिए भी पैसा नहीं, वो क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। एंड विथड्रू देयर मनी फ्रॉम द बैंक एज वेल, और उनको पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो बैंक में जाके क्या करने लगे, अपना पैसा निकालने लगे, क्योंकि बैंक से भी भरोसा उठ गया, बैंक डायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्टॉक मार्केट से। तो लोगों का भरोसा इस हद तक खत्म हुआ कि लोग बैंक के सामने लंबी लाइन लगाए कि हमारा पैसा निकाले। और बैंक के पास भी इतना लिक्विडिटी होता नहीं, भाई बैंक अनुमान नहीं लगा सकता, बैंक ये तो एज्यूम करके नहीं चलेगा कि सारे लोग आज ही आके पैसा निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि लोगों ने क्या किया, पैसा निकालना चालू किया, और बैंक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा निकालना चालू हो गया। अब इसका अगला प्रभाव क्या पड़ने लग गया वो देखते हैं। ड्यू टू दिस firm didn't got fund for further production and stop producing goods which leads to high unemployment। अब लोगों ने पैसा लगाना बंद कर दिया, कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो एम्प्लॉय को क्या करेंगे, एक्सपेल करेंगे, बाहर निकालेंगे, और इससे क्या होगा, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लगे। अब ये पूरे सारे सिनारियो को देख के ये समझ में आता है कि जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 आया था, वो गड़बड़ी कहां से हुआ था, लैक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सब माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर चल रहा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल देख रहे, किसी ने बड़े लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे उसको देखने की कोशिश नहीं किया, और इसी के चलते ये ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 है।
अब उसके बाद ये हुआ कि दिस इंसिडेंट रिवील द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे आपको पता चला कि सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स से काम नहीं हो सकता है, इससे कुछ कमियां हैं। एंड वेरी फर्स्ट टाइम प्रोफेसर J.M. Keynes published his book द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये उनके बुक का नाम था, ठीक है। तो प्रोफेसर कीन्स ने एक बुक पब्लिश किया, कब पब्लिश किया? 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इसी को कहते हैं कि विच डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहली बार हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर J.M. कीन्स ने 1936 में अपना जो बुक लॉन्च किया, उसी के थ्रू मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या हुआ? विकास हुआ, हमने पढ़ना चालू किया और उसका कंसेप्ट डेवलपमेंट होना चालू हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है और उसके अंदर हम क्या क्या चीजों को स्टडी करते हैं, वो कहलाता है उसका सब्जेक्ट मैटर। थोड़ा सा ये इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्री इंक्लूड ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल मार्केट वी स्टडीड इन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक एक छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं, वो सारी चीजों को मिला के हम क्या बनाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक एक इंडिविजुअल यूनिट है, हर तरीके से हाउस होल्ड है, फर्म है, जो भी है ना। अब ये सब क्या करेंगे? छोटा छोटा माइक्रो को जोड़ के हमने क्या बना दिया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। छोटा छोटा माइक्रो वेरिएबल्स को जोड़ के हमने उसको कलेक्ट कर क्या कर दिया? मैक्रो में कन्वर्ट कर दिया। सो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? द वर्ड मैक्रो is derived from Greek word that is macros। ये macros वर्ड से आया है, ग्रीक के macros वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज। मतलब मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो ये ग्रीक वर्ड के मैक्रोस वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है। आगे देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक डील विथ एग्रीगेटिव इकोनॉमिक। अब ये एग्रीगेटिव मतलब होता है सम, या बोल सकते हैं टोटल बोल सकते हैं। ये एक एक इंडिविजुअल पे काम नहीं करता कि भाई राम है, श्याम है, मोहन है, इनका डिमांड क्या है, ये कितने प्राइस पे डिमांड करते हैं, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होता है, ये एक एक के बारे में ध्यान नहीं देता, ये पूरे होल इकोनॉमी के बारे में ध्यान देता है। जैसे मैं बोलूंगा कि ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है, ये इंडिविजुअल फर्म है, इनके बारे में स्टडी कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। लेकिन ये तीनों को एक साथ जब मिला दिया जाए तो उसका स्टडी एग्रीगेटिव हो जाता है, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जैसे देख सकते हैं, सच एज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इन टॉपिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? कवर करता है। इनके अंदर हम एक एक चैप्टर के नाम पे आगे जाके इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस होता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि हमने देखा ग्रेट रिसेशन ऑफ 1929 में यही तो हुआ था कि लोगों का इनकम पूरा इधर उधर हो गया और उसके चलते बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। तो मैक्रो इकोनॉमिक का मेन जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सिंस इट्स मेजर सब्जेक्ट मैटर डील विद द डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वही चीजों को यहाँ पे बता रहा है। तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे देखते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमको क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है, क्या क्या चीजों को मैक्रो इकोनॉमिक कवर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा होगा? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल है ना, स्पेसिफिक प्राइस लेवल नहीं, जनरल प्राइस लेवल मतलब इकोनॉमी में क्या प्राइस चल रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चूहा है, पूरी तरीके से पैसे को क्या कर रहा है? खा जा रहा है। मतलब हर एक चीज का प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पैसे जितने भी वो कम पड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हमारा इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है ना, जीएनपी हो गया। तो इसके थ्रू हमको पता चलता है कि इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा। बेसिक इंडिकेटर क्या होता है? जीडीपी होता है। और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई सामान को प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस करने के लिए हमको कुछ चीजें लगेंगी, इनपुट लगेगा। बिना सामान लगाए तो हम क्या कर सकते हैं? सामान को बना नहीं सकते। तो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जिन फैक्टर्स को यूज करते हैं, जिन चीजों को हम यूज करते हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है। अब सामान बनाने पर मार्केट में उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, उससे हमको क्या होगा, इनकम होगा, और उन इनकम को हम किसको फिर से वापस करेंगे, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिन्होंने हमको सामान को बनाने में हेल्प किया था, है ना, उनको वापस करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस इमेज से आप समझ सकते हो, देखो किसी भी सामान को बनाने के लिए 4 चीजें लगता है यहाँ, जैसे ये हो गया लैंड, जमीन हो गया, कोई भी फिक्स एसेट्स हो गया, फिर हो गया लेबर, काम करने वाले, फिर हो गया कैपिटल, पैसा लगाना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर हो गया, एंटरप्राइज, जो उस जगह को जो कह सकते हैं लीडर होगा, जो ओनर होगा, वही तो इनको मैनेज करेगा। ये चारों क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो इनकम आएगा, इनके बीच में हम क्या करेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक्चुअली मैटर इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैटर इकोनॉमिक्स। नोट्स आप लोग पॉज करके या फिर जैसे भी है बनाते हुए चलेंगे। मैं नोट्स के लिए थोड़ा सा वेट नहीं कर रहा हूँ, वी शुड नॉट क्या कह सकते हैं, ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के या मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करने से हमारे इकोनॉमी को या हमको क्या फायदा मिलेगा, या अलग जैसे मैं हो गया, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गए, ये सारी चीजों को पढ़ने से, हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से इन लोगों को क्या फायदा मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको एक एक करके हम लोग देखते जा रहे हैं। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रीजन इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। देखो मैक्रो इकोनॉमी को रीड करने के एक थ्योरेटिकल फायदे भी है और दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ में भी, एक्चुअल लाइफ में भी फायदे हैं। तो वो सब इन पॉइंट्स को पढ़ के हमको एक एक करके समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड पावरफुल टूल टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको समझने के लिए ये टूल प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको ये ऐसे समझ सकते हो, कोई एक एग्जांपल उठा सकते हो कि भाई मान लो आप कोई गेम खेलते हो, तो गेम खेलते तो गेम आसानी से तो नहीं सीख जाते, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जैसे जैसे आप खेलते जाते सीखते जाते, और उस गेम में बहुत सारे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। तो वैसा ही जब आप गेम खेलते जाते हो उसके बारे में एक एक चीजों को समझते जाते हो, एक अगर ऊपर से देखो तो समझ नहीं आएगा, तो वैसे जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी को समझने के लिए हमको छोटा छोटा टूल प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, लेट्स से you are a worker who is trying to understand why cost of living has been raising over the past few years even though your wage have not increased significantly. So macroeconomics can help explain this phenomena by analyzing overall level of price in economy known as inflation. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक लेबर के नाते आप ये तो समझ पा रहे हैं कि मार्केट में अचानक से सारी चीजों का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, सबका रेट बढ़ रहा है, लेकिन मेरा इनकम तो बढ़ नहीं है, उस रेशियो में तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा जिस रेशियो बढ़ना चाहिए। तो क्या कारण हो सकता है कि भाई प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक हमको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू हमको समझ में आता है कि एक्चुअली जो प्राइस है वो बढ़ क्यों रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ रहा है और आपका वैल्यू ऑफ मनी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये जो इन्फ्लेशन है, किसी भी चीज का रेट का बढ़ने का एक ही कारण नहीं होता, कई कारण हो सकता है। भाई हो सकता है हाईली डिमांडेड हो मार्केट में, प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे, या तो प्रोडक्शन उतना ही हो रहा होगा, प्रोडक्शन के फैक्टर का कॉस्ट बढ़ गया होगा, लेबर का रेट बढ़ गया होगा, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया होगा, इसके चलते हमारा क्या हो रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हमको मैक्रो इकोनॉमिक छोटे छोटे टूल से, छोटे छोटे नॉलेज से समझाने की कोशिश करता है कि जो मार्केट में कोई चीजें हो रही है या इकोनॉमी में कोई सिस्टम है वो क्यों हो रहा है, जो दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, उसको समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। नोट्स आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड द बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टू डायरेक्ट एंड रेगुलेट इकोनॉमिक टुवर्ड डिजायरेबल गोल। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जो पॉइंट लिखा है उसका मतलब, जो मैक्रो इकोनॉमिक है हमको पॉलिसी बना के देता है, हमको प्लान बना के देता है, हमको आगे का फ्यूचर बता के समझाता है कि कोई चीजों को कैसे हैंडल करना है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन बोल सकते हैं। पॉलिसी किस चीज के लिए, डिजायरेबल गोल के लिए, कि हमको आगे क्या करना है और उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं
कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको दिख रहा होगा, जीडीपी को हमको ग्रो करना है, इकोनॉमिक बोलता है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उसको क्या करना है, बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, कम करना है, हमारा एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होगा, बढ़ाना है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताता है कि ये सारी चीजों को कैसे करना है, कि कैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, जीडीपी ग्रो करे, क्या प्रोडक्शन करें, क्या प्राइस पे प्रोडक्शन करें, हमारा एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। ये कौन सिखाता है हमको, कौन पॉलिसी बना के देता है, मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये भी एक क्या हो गया, मेरिट्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प इन एनालाइजिंग द रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड रेमेडीज। जो हमारा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है प्राइस का कम ज्यादा होना, किसी भी चीज का अचानक मार्केट में प्राइस बढ़ जाना, मार्केट में प्राइस कम हो जाना, स्टेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। और इसको ये पहचानता है मैक्रो इकोनॉमिक की जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और वो कारण को पहचानने के बाद उसका सॉल्यूशन भी देता है, उसको बोलते हैं रेमेडीज। जैसे यहाँ पे एक इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, पर एक कारण मैक्रो इकोनॉमिक ने हमको बताया कि भाई ये जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है ना, वो ओवर डिमांड के कारण हो रहा है। ओवर डिमांड क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि मार्केट में पैसे को क्या कर दो, रोक दो, मनी सप्लाई को रोक दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं पब्लिक से जाके उनका पैसा छीन लूंगा, लेकिन मैं उनको मनी सप्लाई नहीं करूंगा। जैसे मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि आप जो लोन दे रहे हैं उसको ज्यादा रेट पे दो, तो लोग लोन लेना कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई रुकेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक ने पहचाना कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, क्यों है, उसका सॉल्यूशन भी हमको दिया। तो ये हो गया हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्लीज मेक इट नोट डाउन। चलो अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या लिमिटेशन है। हर एक चीज की अच्छाई होती है तो हर एक चीज की क्या होगा, कमियां भी होंगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आने से बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, पर कुछ प्रॉब्लम भी हो गए, कुछ प्रॉब्लम बढ़ गए। जैसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक इग्नोर स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द एग्रीगेट। क्योंकि आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है ना, वो एग्रीगेट की बात करता है, वो सबको लेके चलता है, सबको दूर से देख रहा है, एक एक इंडिविजुअल को ध्यान नहीं दे रहा। तो इससे होता क्या, इंडिविजुअल को क्या इफेक्ट आने वाला है उसको मैक्रो इकोनॉमिक इग्नोर कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो कि एक एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल सपोज दैट मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल assume that all the household have the same income and consumption pattern. This consumption may not hold in reality. मैक्रो इकोनॉमिक बोलता है कि इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, जितने भी घर है, जितने भी हाउस होल्ड है, सबका इनकम सेम है, सबका खर्चा सेम है, पर कैपिटा इनकम सेम है, सबका खर्चा करने का भी तरीका सेम है। पर ये दूर से देखने से ठीक लगा, पर इन रियलिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे कि अमीर जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है। लेकिन इकोनॉमी क्या समझता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमी क्या कहता है कि भाई हमारा कंजप्शन पैटर्न इक्वल। अब देखो इस आदमी के पास इतना सारा पैसा है, इस आदमी के पास इतना है, अब दोनों का अगर कंजप्शन पैटर्न सेम है बोलोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। भाई ये रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, ये बेचारा घर में खाएगा, मांग के खाएगा, कमा के खाएगा, जैसा भी। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी क्या कर देता है, इंडिविजुअल यूनिट को इग्नोर कर देता है। ये पहला लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट लिमिटेशन है आपका, नेक्स्ट लिमिटेशन है मोस्ट ऑफ मैक्रो मैग्नीट्यूड विच फिगर्स सो लार्जली इन इकोनॉमिक डिस्कशन आर सब्जेक्ट टू एरर एंड एम्बिग्यूशन। हम जब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैक्रो इकोनॉमिक बोलता है कि भाई हम जो डील कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हमको पॉलिसी बनाने में हेल्प कर रहे हैं, हमको स्टडी करने में हेल्प कर रहे हैं। पर मैक्रो इकोनॉमिक जो डेटा हमारे सामने लेके आता है, जो एनालिसिस करता है, सम टाइम उसमें एरर एंड एम्बिग्यूटीज की भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे ये इमेज को देख के आप समझ सकते हो कि देखने से लग रहा है कि भाई यहाँ पे फैक्ट्री है, प्रोडक्शन कर रहा है, हमारा गुड्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट होगा, हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। लेकिन जो इकोनॉमी होता है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट को क्या करता है, इग्नोर करता है। अब देखो यहाँ फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, ये कहां जा रहा है, इसमें नदी में जा रहा है, जो पॉल्यूट कर रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन भी हो रहा है क्योंकि पेड़ वेड़ को काटा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक थिंग्स है। अब देखने से ऐसा लग रहा है मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं हमारा जीडीपी बहुत ग्रो कर रहा है क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, पर प्रोडक्शन होने के साथ साथ इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट कर रहा है, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उनको कितना इफेक्ट कर रहा है, वो स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता है। तो इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे एरर एंड एम्बिग्यूटीज की चांसेस हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है,
सो हमारा टोटल कितने लिमिटेशन हमने पढ़ा? 3 लिमिटेशन। तो इस तरीके से हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था उसका मीनिंग, लिमिटेशन और क्या कह सकते हैं उसका इंपॉर्टेंस हमने देखा। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे आया वो भी देखा। नोट्स को प्रॉपर्ली आप वीडियो को रिवाइंड करके या फिर पॉज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि गुड्स क्या होते हैं और गुड्स के टाइप क्या होते हैं, कैसे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे, जो पहले चैप्टर का ही पार्ट है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।